आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ख़ास तौर से हमारे मीडिया के दोस्तों का, और मैं इस मौके पर हमारे शाहिद साहब को और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग आज आगे बढ़कर कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हज़रात तैयार हुए हैं। जुमला 38 हज़रात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्लाह के फजल करम से तमाम हज़रात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं, और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हज़रात की खिदमत को कबूल करे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का खात्मा भी करेगा इंशाअल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मज़हब था। फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे, और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है, और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को मिलकर इस वायरस से मुकाबला करना है। और मैं आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से भी अपील कर रहा हूँ जो कोविड के वायरस के पेशेंट थे और उनको परवरदिगार ने, अल्लाह ने उनको शिफा दी, उनको भी आगे बढ़कर इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा में उनको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो आज पूरे मुल्क में ये वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और उनको सेहत मिल सके, उनको शिफा मिल सके। क्योंकि याद रखिए कि आप ये काम करके ना सिर्फ किसी की जान बचा रहे हैं, बल्कि आप एक बच्चे को यतीम होने से बचा रहे हैं, एक औरत को बेवा होने से बचा रहे हैं, एक माँ को उसकी कोख उजड़ने से बचा रहे हैं, ख़ानदान को बचा रहे हैं। तो हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंसान की जान बचाएं, और यही सबसे अहम तालीम इस्लाम की है कि इंसान की जान बचाना ये बहुत बड़ी हुक्म है, ये बहुत बड़ी तालीम है, और इस पर हम तमाम को अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हमारे वतन अज़ीज़ के हम वतनों की जान बचाने के लिए हम तमाम को आगे आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर से तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों का, और ख़ास तौर से ये 38 अफराद का जो बड़े ही ईसार और कुर्बानी के जज्बे का मज़ाहरा कर आज आगे आए हैं,
मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को, पूरी आलम को इस वायरस से, इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। अतर मोहद्दीन साहब जो मुतासर है उन्हें खून दे सकते तो उतने ही मुतासर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी नहीं पूछ रहे? कमेंट ऑन इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जोर जोर से बोलिए। ये नुस्खा, ये माइक दो। हेलो हेलो। इंडो चाइना के बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर आपका कमेंट क्या है? इंडो चाइना के बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको बोलना है क्या? ये चालू है। सबसे पहले तो माइक बोला ना, आप लोग देखे होंगे कि मैं तो जुम्मतुल विदा की तकरीर में जो ऑनलाइन पर हुई थी उसमें मैं इस बात को जिक्र किया, आज भी कह रहा हूं कि 5000 से ज्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। जितने बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जनरल्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से तांग सान सू में और उस इलाके में अपनी फौज के साथ ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर बंकर्स बना रहे हैं, वहां पर अपनी आर्टिलरी को लाकर रख दिए हैं। और तीसरा यह है कि दुनिया ने वो वीडियोस भी देखे कि कैसे वहां पर भारत के सिपाहियों की बहादुर फौज से चीन की फौज ने उनसे किस तरह का नाजेबा सलूक किया। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे क्या बातचीत कर रहे आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है? और बातचीत क्या कर रहे हैं आप? बातचीत तो यही करना चाहिए, बोलते क्यों नहीं फिर आप? और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बोलते कि प्राइम मिनिस्टर का मूड के बारे में बात करते, मगर प्राइम मिनिस्टर देश को, कंट्री को नहीं बताते कि चाइना से क्या बातचीत हो रही है। कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि चीन एग्रेसिव बिहेवियर करा, तो क्या है ये? हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिकली बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, नहीं किया। सैटेलाइट फोटोज हैं, बताया जा रहा है, वीडियोज आ रहे हैं कि भारत की फौज भी वहां पर उस मुकाम पर जा रही है। और ये सब चीजें हैं। इतनी खामोशी जो है ये गलत है और बीजेपी को खामोशी तोड़ने की जरूरत है। और जिस तरीके से हम लोग एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते, जब किसी और नेबर की बात आती, मगर जब चाइना की बात आती, हम जरा बीजेपी वाले खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हमको समझ में नहीं आ रहा। Sir, what is your take on 5.0 lockdown? Why are you criticizing the lockdown and again? This is the last question. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the Constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the Constitution 7 schedule. They cannot use NDMA Act to
to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लान्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर 24 मार्च के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो, आपके अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है। तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है, और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी, एक 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि FRBM एक्ट को 3 से 5% जब करें तो उसके कंडीशंस लगाए, वो गलत है। चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। वेज एंड मीन्स एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं है अब तक। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर के सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1200-1100 करोड़ हो गया। 3,000 करोड़ तो खाली तनख्वाहें देने को जाते हर महीना स्टेट गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट्स को? कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी है। वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ जीडीपी है। $1.7 लाख करोड़ का है वो। ये चीजें हैं। हाँ, करीब लोग मस्जिदें खोलने वाले हैं, तो अभी बारिश से पहली बार जो है कोविड का सामना होगा, तो आप इसको कैसा देखते हैं सर? नहीं, आपका सवाल क्या है? मस्जिद नहीं खोलना? नहीं, मस्जिद खोल रहे हैं ना सर, तो पहली बार जो है कोविड में बारिश हो रही है, तो केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से तेलंगाना में कम हो रहे हैं,
तो इसके लिए आपका क्या डिसीजन? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। नहीं, मेरा पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील ये है कि इंशाल्लाह मस्जिदें खुलेंगी 8 तारीख के बाद, तो खोलना पड़ेगा। खाली कंटेनमेंट जोन्स में जो है वहां तो मुश्किल होगा, जो कंटेनमेंट। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील यह है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ है उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने खत्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते हैं और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतजाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते, कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वजू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहां जहां मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंडे से खंडा मिलाकर सब बनती थी ऐसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले, मगर दूसरे जो 4 चीजें मैं कहा हूं उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और खास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक है, उनको तो और एहतियात करने की जरूरत है, बहुत एहतियात करने की जरूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सबसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को, उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का। प्राइमरी कांटेक्ट कौन थे, सेकेंडरी कांटेक्ट कौन थे, ये मेरे एहसासात हैं। और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के हो, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। असर साहब, एक गुज़िश्ता हफ्ते एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में बोलिए, आपको पूछो बोल के बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। तो उसको डिमांड किया जा रहा है कि वहां से मुंतकिल करो बोल के। अभी एक बात सुनो, अगर आपकी हमारे भाई की लाश है तो निकालते थे आप? एक अपने पर रख के सोचो भाई, में सवालात क्यों करते आप लोग? जामिया निजामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है? ये सवाल जो है मुफ्तिया इकराम से करना। अभी बात ये मामला जो है खाला अल्लाह खाला रसूल अल्लाह की रोशनी में होता है।
हम गुनाहगार आदमी से ही पूछ रहे हैं आप अभी। मुफ्तियों से पूछो, फतवा आने वाला है, देख लो फतवा आप। और कुछ वक्फ बोर्ड जो इसके ऊपर पूरी रियासत में वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम मैयतों तकफीन का मसला है, उस पर खामोश है, क्यों? उसका रीजन क्या हाँ, है? ये चेयरमैन से पूछना आप चेयरमैन से नहीं पूछते। आप भी उसके मेंबर की हैसियत नहीं, से- मैं मेंबर नहीं हूँ। अब नहीं है, टाइमिंग अब नहीं है। नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ। चेयरमैन से पूछना चाहिए। और आप लोग जाकर ज्यादा चाय नहीं पीना उनके ऑफिस में बैठ के। आप नहीं, आपके साथियां जो है बहुत शौक है उनको चाय पीने का, बिस्किट खाने का। वो नहीं कम खाए तो लिख सकते फिर ये। जैसे मुजफ्फरनगर में पिछले 2 महीने से इल्लीगली रोक के रखे उनको। हाँ? मुजफ्फरनगर और मीरठ में कितने लोग आए हैं? हाँ? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इल्लीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से 1 नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव नहीं, 1 नहीं 3 मरतबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना चाहिए। वो अपने तौर पर यूपी से अपना इंतजाम कर लेंगे। पूरे रिपोर्ट्स उनके पास है। गैर जरूरी तौर पर 1.5-2 महीने से इल्लीगली रोक के रखे उनको। उनके ला के नोटिस लगा दिए, तुम निकले तो तुम्हारे को नहीं निकलने देंगे। ये क्या है बताइए आप? ये जुल्म है ये तो हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये मीरठ और मुजफ्फरनगर के और जहां हैं जो लोग को इलीगली रोक के रखे पूरे इंडिया से, वो पूरे के पूरे निकलकर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने स्टेट्स और अपने शहर, अपने घर तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंटरनेशनल लॉबी जो कल तक उनकी तारीफें करती थी, अब भाई अब देखिए ना, मैं अभी पूरा तफसील सुना दिया। अब आप कहीं भी फिर से सुना, बोल रहे पूरा बोल दिया। मैं अलिफ से लेके वस्सलाम तक बोल दिया। अब आप फिर शुरू कहाँ करो अलिफ लाम मीम से? होगा आप पूरा, आपको समझा, अक्लमंद है आप रिकॉर्ड कर लिए पूरा माशाल्लाह। देख के चला दो ब्रेक करके उसको।